अरे सुनो, उमेश आया है। लाओ, जो तुम्हें कल पैसे दिए वो उसे देनी है। किसी तरह ये कर्ज से मुक्ति तो मिले। बेचारी मालिनी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी वह बोलती है, मैं नहीं देने वाली हूँ पैसे। इतनी ठंडी है, मुझे कंबल लेनी है। वैसे भी माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। उनसे कह दो जब फसल होगी तब उसे पैसे दे देंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरजू अपने मन में सोचता है, ये बात तो सही बोल रही है मालिनी। बिना कंबल के खेत में रात को सो तो नहीं सकता, लेकिन उमेश मानेगा तो नहीं। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो, तुम दे दो वो पैसे। मुझे किसी तरह ये कर्ज से मुक्ति तो मिले। कंबल लेने के लिए कुछ सोचता हूँ। क्या सोचता हूँ? मैं तो कहती हूँ ये खेती करना अब छोड़ दो। न जाने कितना रुपया बाकी है जो आज तक खत्म होने का नाम नहीं लेता। हर महीने आकर पैसे ले जाता है। एक तो मर मर के काम करो, खेत में कर्ज लेकर पैसे लगाओ। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो पैसे भी गए, लेकिन कर्जदार माने तब ना। मुझे नहीं करनी ऐसी खेती और ना ही मुझे रुपए देने हैं। बेचारा बिरजू अपनी पत्नी से निराश होकर कहता है, अब तुम ही बताओ ना, क्या मैं गालियां खाऊं? गाली क्यों देगा? क्या उसके जमीन में हम बसे हुए हैं क्या? इतना बोलकर मालिनी घर के अंदर चली जाती है और पैसा लेकर वापस आती है और अपने पति को दे देती है और अपने पति से बोलती है, इस साल से तुम खेती नहीं करोगे, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मजदूरी ही करो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। किसी के कर्ज तो हमारे ऊपर नहीं रहेंगे ना। ये कैसी खेती है जो कर्ज लेकर लगाओ और फसल भी नहीं होती है। बेचारा बिरजू अपनी पत्नी की बात सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था और वह पैसे लेकर अपने घर से बाहर निकलने लगता है। वैसे भी पूस की अंधेरी रात, आसमान पर भी तारे लग रहे थे कि वह ठिठुर रहे हो। और इधर बेचारा बिरजू अपने खेत में बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर को लेकर लेटा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। और खटोले के नीचे इसका एक पालतू कुत्ता बेचारा मंगड़ू भी ठंड से ठिठुर रहा था। सर्दी के मारे दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे बेचारा बिरजू ठिठुरता हुआ बोलता है, क्यों मंगरू, ठंड लग रहा है? तू यहाँ क्या लेने आया था भाई? अब ठिठुरता रहे ठंड में, मैं क्या करूं? मुझे तो खुद बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है। बेचारा मंगरू बिरजू की बात सुनकर दुम हिलाने लगा। शायद वह समझ गया था कि उसके कुकुहाने की आवाज सुनकर उसके मालिक को नींद नहीं आ रही। तभी बिरजू अपना हाथ कंबल से निकालकर मंगरू की ठंडी पीठ पर अपना हाथ सहलाने लगा और बोला, कल से तू मेरे साथ मत आना, नहीं तो तुझे ठंड लग जाएगी। न जाने ये पछुआ हवा कहाँ से ये बर्फ ले आ रही है। मैं उठता हूँ और एक चिलम भरता हूँ, किसी तरह ये रात तो कटे। अब तक तो 5 चिलम पी चुका, एक और पीकर देखता हूँ। यही तो खेती का मजा है। बिरजू उठा और चिलम पीने लगा। मंगरू भी खड़ा हो गया। बिरजू चिलम पीते हुए अपने साथी मंगरू से कहता है, पिएगा तू भी चिलम? इस चिलम से ठंड तो नहीं जाने वाली, लेकिन हाँ, थोड़ा मन बहल जाता है। आज भर तू ठंड में रह, कल से मैं तुम्हारे लिए पोरे का प्याल बिछा दूंगा और तुम्हें थोड़ा सा भी ठंड नहीं लगेगा। मंगरू अपने मालिक की आवाज सुनकर अपने दोनों अगले पंजे उसके घुटने पर डालकर खड़ा हो गया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया और उसका मुंह सूंघने लगा। मंगरू को अपने मालिक के गर्म सांस लगी। चिलम पीने के बाद बिरजू फिर से खटोले पर लेट गया और उसने यह तय कर लिया कि अब चाहे जो हो, इस बार तो सो जाऊंगा।
लेकिन कुछ ही देर में ठंड से उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट तो कभी उस करवट, लेकिन उसे नींद आने का नाम नहीं ले रहा था। जब उसे किसी तरह ना रहा गया, तब उसने मंगरू को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सिर पर अपना हाथ रखकर थपथपाने लगा। न जाने कुत्ते के जिस्म से कितनी बदबू आ रही थी, पर उसे अपनी गोद में रखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे ठंड नहीं लग रहा है। बेचारा बिरजू अपनी गरीबी से काफी ज्यादा परेशान था, जिसकी वजह से वे इस हालत में पहुंच गया था। इतने में ही मंगरू को किसी जानवर की आहट आने लगी। तभी वह जोर जोर से भौंकने लगा। कई बार बिरजू ने उसे अपने पास बुलाया, लेकिन मंगरू उसके पास नहीं आया और खेत में चारों तरफ वह दौड़ने लगा और भौंकने लगा। ऐसे ही आधा रात बीत गया और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। बेचारा बिरजू को काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और वह उठकर आसमान की ओर देखने लगा। अभी तो पूरे आधा रात बाकी है। बिरजू के खेत के बगल में ही एक पौधे का बगीचा था। उसमें कुछ पत्ते गिरे हुए थे। तभी बिरजू ने सोचा, मैं ऐसा करता हूँ, बगीचे में से जाकर कुछ पत्ते लेकर आता हूँ। उसे जलाने के बाद कुछ ज्यादा गर्मी तो आएगी। ऐसा न हो कि रात को मुझे कोई पत्तियां बटोलता हुआ देखे तो कोई भूत ही समझ बैठे। कौन जाने इस ठंडी में कोई जानवर ही उसमें बैठा हो। लेकिन अब ठंड के मारे बैठा भी तो नहीं जा रहा है। हे भगवान, इतना ज्यादा ठंडी। तभी बिरजू 2-4 पौधे इकट्ठे करके एक झाड़ू बनाता है और चला जाता है पास के बगीचे में। मंगरू भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। जब वह बगीचे में पहुंच गया तो पत्ते इकट्ठे करने लगा। बहुत सारे पत्ते जब इकट्ठे हो गए तो बेचारा बिरजू ठंड के मारे ठिठुर रहा था। जब उसने पत्ते इकट्ठे कर लिए, फिर वे अपने खेत पर आकर पत्ते पर आग लगा देता है। अलाव के पास बैठा आग ताप रहा था और उसने मंगरू से कहा, क्यों मंगरू, अब तो तुझे ठंड नहीं लग रही है ना? अपने मालिक की बात सुनकर बेचारा मंगरू अपना दुम हिलाने लगा। फिर बिरजू बोला, अरे अब क्या ठंड लगेगी? काश पहले ये तरकीब सोचता, नहीं तो इतना ठंड खाने का कोई जरूरत ही नहीं था। अच्छा सुनो, अब हम दोनों थोड़ा खेलते हैं। आओ, अब इस अलाव को हम दोनों कूद कर पार करते हैं। देखते हैं कौन जीतता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तुझे दवा नहीं करने वाला। होशियारी से कूदना बेटा। इतना कहकर बिरजू अलाव के ऊपर से कूद गया और उसके पैरों में थोड़ा सा आग लिपट गई। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मंगरू अलाव के पास से बिरजू के पास जाता है। फिर बिरजू बोलता है, चलो चलो भाई, ऊपर से कूद कर आना है। ये साइड से आने से काम नहीं चलेगा। बेचारा बिरजू फिर से चादर ओढ़ लिया और आग के पास बैठकर एक गीत गुनगुनाने लगा। अपने मन में बिरजू के जिस्म आग तपने के बाद कुछ गर्मी पैदा हो गई थी, पर जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, ठंड भी बढ़ रही थी। फिर मंगरू जोर जोर से भौंकने लगा और खेत में दौड़ने लगा। बिरजू को भी ऐसा महसूस होने लगा कि उसके खेत में कुछ जंगली जानवर आ गए हैं और वे खेत में चर रहे हैं। फिर बिरजू अपने मन में सोचता है, मंगरू के होते हुए खेत में कैसे कोई जानवर आ सकता है? न जाने मुझे भी ये कैसा भ्रम हो रहा है। फिर वह मंगरू को बुलाने लगा, अरे ओ मंगरू, मंगरू। लेकिन मंगरू जोर जोर से भौंकता रहा और बिरजू के पास नहीं आया। लेकिन जानवरों के चरने की आवाज चर चर आ रही थी। लेकिन बिरजू आग के पास से उठना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। वह बैठे बैठे जानवरों को भगाना चाह रहा था और बोल रहा था, धा धा हा 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 हु हु। मंगरू भी जोर जोर से भौंक रहा था।
अगर जानवर खेत से भाग गए होते तो वे अभी तक लौट आया होता अपने मालिक के पास। जानवर तो अभी भागे ही नहीं थे, खेत में चर रहे थे। शायद जानवर भी ये समझ गए थे कि इस ठंड में भला कौन आने वाला है उनको भगाने के लिए। फसल भी बिरजू की इस बार काफी अच्छी हुई थी। उसकी फसल देखकर गांव के सभी आदमी उससे जल रहे थे, लेकिन जानवरों से बचे तब ना, जब बिरजू से नहीं रहा गया। तब उसने पक्का इरादा करके उठा और 2-4 कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ठंड के मारे फिर से वे वापस आग के पास आ गया और अपने ठंडा जिस्म को बिरजू फिर से गरमाने लगा। लेकिन मंगरू अभी तक हार नहीं माना था और खेत में जोर जोर से भौंक रहा था, लेकिन जानवर भाग नहीं रहे थे और खेत के सारे फसल को खा जाते हैं। और इधर बिरजू आग के पास बैठा हुआ था। आग के पास बैठे बैठे बिरजू को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसका नींद खुलता है। तब वह अपने सामने अपनी पत्नी को देखता है। फिर उसकी पत्नी बोलती है, क्या आज सारा दिन सोते ही रहोगे तुम? अरे तुम यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर खेत का सारा फसल जानवर खा गए। सारा किया धरा बेकार हो गया। भला कोई ऐसे कोई सोता है? क्या फायदा तुम्हारे यहाँ खेत में मंडिया डालने का? क्या हुआ बताओ? तभी अपनी पत्नी मालिनी की बात सुनकर बिरजू बोलता है, अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ पर तो मैं मरते मरते बचा। तुझे तो अपनी खेत की पड़ी है। मेरे पेट में ऐसा दर्द उठा मैं ही जानता हूं, और ठंड से कैसे बचा। दोनों पति पत्नी खेत के पास आए तो देखा खेत में एक भी पौधे नहीं है और बेचारा मंगरू भी खेत में सोया हुआ था और ठंड के मारे ठिठुर गया था। बेचारी मालिनी दुखी मन से कहती है अपने पति को, तुम आज से ही खेती करना छोड़ दो। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह दुखी मन से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो।